नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जीरा 247 में। दोस्तों बात चल रही है हिंदी सीरीज की, और हिंदी सीरीज की अगली कड़ी में आज हम बात करेंगे समास की। समास मतलब क्या होता है? कंपाउंड। ठीक, अब देखिए अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। अभी तक आपने वर्णमाला पढ़ ली, संधि पढ़ ली, और क्या पढ़ा आपने? उपसर्ग, प्रत्यय। और अब अगली वीडियो हमारी है समास की। समास हम विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप दोस्तों तक इसको शेयर भी करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं। बात कर रहे हैं आज हम लोग समास की। समास को बोलते हैं कंपाउंड समास। अब देखिए समास का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? सम प्लस आस मतलब क्या होता है? समास। सम प्लस आस समास। अब समास में देखिए सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास, सम का मतलब होता है पास, और आस का मतलब होता है रखना। पास रखना समास कहलाता है। ठीक, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम लोग तो सम प्लस आस मतलब होता है समास। सम का मतलब पास, आस मतलब रखना। अब समास की परिभाषा अगर हम लोग पढ़ें तो संधि में हमने आपको क्या पढ़ा था? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते थे? संधि कहते थे। लेकिन यहाँ पर दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते थे। उस वीडियो में हमने आपको बताया था, जब हम संधि आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि दो शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। तो जब संधि पढ़ रहे थे तो वहाँ पर दो वर्णों का मिलन होता है, और यहाँ पर दो शब्दों का मिलन होता है। शब्द क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, सब पढ़ा चुके हैं आपको। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो में आप जाकर उसको अच्छे से पढ़िए। चलिए बात करते हैं समास की। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। फिर से देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब बात करते हैं समास में हम क्या क्या यूज करते हैं। समास में हम क्या क्या यूज करते हैं, हम बात करते हैं उसकी। अब देखिए समास में जो यूज करते हैं हम लोग, एक पद आता है समस्त पद। समस्त पद होगा, पूर्व पद होगा, उत्तर पद होगा, और समास विग्रह क्या होता है ये आप कहीं किताब में पढ़ेंगे ना तो आपको समास वाले चैप्टर में ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। ठीक, इसलिए आपको बता रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए समस्त पद क्या होते हैं? समास विधि से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। अब समास विधि है क्या, अभी आपको बताएंगे, एक एग्जाम्पल समझाएंगे आपको। देखिए अब पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, सब आपको बताएंगे। देखिए जैसे गंगा जल, गंगा जल, तो गंगा जल को अगर हम अलग अलग कर दें तो गंगा का जल। और दूसरा उदाहरण क्या है? देखिए हमारा ये गंगा जल। पहले इसको देख लेते हैं, गंगा जल, गंगा का जल। अब देखिए गंगा मतलब ये क्या हो गया? देखिए जो पूर्व पद है इसको हम प्रथम पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम प्रथम पद भी कहते हैं। उत्तर पद को हम क्या कहते हैं? बाद वाला पद या अंतिम पद भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अंतिम पद भी बोलते हैं। समास विग्रह क्या होता है अभी बताते हैं आपको। समास विग्रह मतलब गंगा, जैसे गंगा जल लिखा था तो ये गंगा का जल, हमने क्या कर दिया? इसको विग्रह कर दिया, मतलब तोड़ के अलग कर दिया। जैसे गंगा जल एक में था तो गंगा का जल। ठीक, गंगा जल एक में था तो क्या हो जाएगा? गंगा का जल। तो ये गंगा का जल क्या हो जाएगा हमारा? समास विग्रह हो जाएगा। ठीक, अब इतने शब्दों का पता चल गया। अब तो ये गंगा क्या हो जाएगा हमारा? गंगा हो जाएगा हमारा प्रथम पद। प्रथम पद हमारा क्या हो गया? गंगा हो गया। और जल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अंतिम पद। अंतिम पद मतलब देखिए अगर हम राजकुमार में देखिए राजा का कुमार, राजा का कुमार मतलब लड़का होता है, तो राजा क्या हो जाएगा? पूर्व पद। बताइए भैया, पूर्व पद या प्रथम पद? तो राजा क्या हो गया? पूर्व पद हो गया, मतलब पहला पद हो गया। और कुमार क्या हो गया? उत्तर पद। क्या हो गया? उत्तर पद। इतनी चीज समझ में आई आपको? अब राजा का कुमार ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया समास विग्रह। क्या हो गया? समास विग्रह। अब देखिए समास होते कितने प्रकार के हैं। अभी तो बात हो गई समास की। तो समास में क्या क्या आता है? समस्त पद हो गया, पूर्व पद हो गया, उत्तर पद हो गया, और समास विग्रह हो गया। अब समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया द्विगु समास, जिस सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, किताबों में इसका सीक्वेंस सीरियल अलग अलग होगा। ठीक है, द्विगु समास हो गया, उसके बाद तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, उसके बाद द्वंद्व समास हो गया, उसके बाद बहुब्रीहि समास हो गया। देखिए दोस्तों होते तो बहुत प्रकार के समास हैं। समास जो है होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन जो मुख्य प्रकार होते हैं, इसके मुख्य भाग जो होते हैं, समास के मुख्य प्रकार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 6 प्रकारों को यहाँ पर पढ़ना है, और वही 6 प्रकार आपको पेपर में पूछता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं आगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग समास की। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा कि समास क्या होता है, समास कैसे मिलकर बना होता है, और समास में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं। ठीक, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, ये सब आपको बता चुके हैं। आगे आने वाले
समासों में ये सब यूज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग समास के प्रकार की। किसकी बात करते हैं हम लोग? समास के प्रकार की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, समास के जो प्रकार है यहाँ पर जो हमने लिखा है, ये अलग अलग किताबें में आपको इसका सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसका जो सीरियल है वो अलग अलग हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ समास जो पढ़ना है कि समास कितने प्रकार का होता है। समास मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः 6 प्रकार का होता है, जो ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक, आपके जो पेपर में आता है, ठीक है। तो बात करते हैं समास के प्रकार की। तो समास मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला क्या हो गया हमारा? अव्ययी भाव समास। दूसरा द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। तीसरा तत्पुरुष समास। चौथा कर्मधारय समास। और पांचवा द्वंद्व समास। और छठा बहुब्रीहि समास, ठीक। ये आपके 6 प्रकार के समास हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके पहले नंबर की, अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास का सबसे सरल जो परिभाषा है, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर से देखिए, अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, ठीक, क्या हो? अव्यय तथा प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अव्यय क्या होता है। अव्यय का मतलब जहां पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े। कैसे नहीं पड़ेगा, हम एग्जाम्पल में समझेंगे अभी अच्छे तरीके से इसको। देखिए, जैसा पहला एग्जाम्पल है हमारा आजन्म। देखिए, जन्म है, जन्म तो कॉमन चीज हो गई। क्या हो गया? जन्म तो हमारा क्या हो गया? कॉमन चीज हो गया। इससे पहले आ जुड़ गया। और इसकी परिभाषा में आप एक चीज और इंक्लूड कर लेना कि ये उपसर्ग भी होते हैं। उपसर्ग का मतलब पता क्या होता है? उपसर्ग का जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग भी हो सकता है, वो किस में आएगा? अव्ययी भाव समास में आएगा। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसका पहला पद जो होता है, पहला पद ये उपसर्ग भी होगा। क्या होगा? उपसर्ग भी होगा, ठीक, होगा ही होगा, 100 श्योर है। जो पहला पद इसका उपसर्ग। अब उपसर्ग में हमने आपको पढ़ाया क्या था? उपसर्ग में हमने आपको पढ़ा था कि वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो यहाँ पर शब्द से पहले तो देखो यहाँ पर जुड़ रहा है, कहाँ पर? अव्ययी भाव समास में भी, ठीक। तो यहाँ इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय आपको हमने पहले पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। देखिए, इससे पेपर में देगा आपको आजन्म दे देगा। पेपर में पूछता कैसे आपको पता है? पेपर में आपको देगा आजन्म। पेपर में उसने आपको दे दिया आजन्म दे दिया, अगर तो पूछ लेगा कि कौन समास है, बताइए। बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, या कर्मधारय समास है। तो आपने अगर पढ़ा होगा, हाँ यार आजन्म, जन्म क्या है हमारा? जन्म तो कॉमन है, जन्म तो कॉमन है। अब यहाँ पर आ लिख दिया हमने। आ मतलब क्या है हमारा, बताइए। आ एक प्रकार का उपसर्ग भी है, तो आ लिख दिया हमने यहाँ पर आजन्म। तो आजन्म क्या हो गया? आजन्म मतलब जन्म से लेकर, तो आ हो गया। आ जन्म मतलब जन्म से लेकर। अब बात करते हैं हम लोग कि ये अव्ययी भाव समास हो कैसे गया। इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले उपसर्ग लगा है और जन्म से पहले आ लग गया। आ जो एक प्रकार का उपसर्ग भी है, तो इसका अर्थ बदल गया जन्म से लेकर, मतलब बदल जाता है। देखिए, प्रतिमास, मास तो कॉमन हो गया, मास तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। यहाँ पर प्रति लग गया। प्रति मतलब क्या है? उपसर्ग भी है। देखिए, उपसर्ग में हमने आपको पढ़ाया था प्रतिमास, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे आप, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा? प्रति, क्योंकि उपसर्ग की परिभाषा ही होती है कि जो पहले जुड़ जाता है शब्दांश के, शब्द के पहले जुड़ जाता है और उसका अर्थ बदल देता है। हर जगह, देखिए जगह तो सेम होता है, ये जगह वो जगह, ठीक है, जगह तो सेम होते हैं, लेकिन वहां पे लिख गया हर जगह, तो मतलब प्रत्येक जगह, हर जगह हो गया। आजीवन, आजीवन मतलब जन्म भर, आजीवन मतलब आ लग गया। देखिए यहाँ पर जीवन, आ जन्म था, यहाँ पे आजीवन है, आ लग गया मतलब बदल गया। प्रतिमास, यथाक्रम, हर रोज, अनुरूप मतलब रूप के योग्य, अनुरूप हो गया। यहाँ पर देखिए, रूप तो सेम होता है, रोज सेम होता है, क्रम सेम होता है, मास सेम होता है, वन सेम होता है, ठीक है। जीवन, मास, क्रम, रोज, रूप ये सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। और प्रतिमास हर जगह, आजीवन, प्रतिमास यथाशक्ति, हर रोज, अनुरूप। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उपसर्ग मिल रहा है हर जगह, तो शब्द के पहले जुड़ता है और उसका अर्थ बदल देता है। हमने समास की परिभाषा आपको बताई थी। क्या बताया था हमने समास की परिभाषा आपको? कि दो शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिए, जब भी उपसर्ग बात करेगा अव्ययी भाव समास की, तो वहां पर दो शब्द तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आप उसको जब अलग अलग करोगे तो उसका पहला पद क्या होगा? पहला पद होगा अव्ययी तथा प्रधान होगा उसका पहला पद, ठीक है। पहला पद प्रधान हो जाएगा। तो अगर पहला पद प्रधान हो गया तो इसका मतलब वो क्या है? बहुब्रीहि समास है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं हम लोग सेकंड। इसमें कुछ नहीं है। अब आप क्या काम करना कि आप कोई भी बुक उठाइए, किसी भी बुक से आप पढ़ते चले जाइए, कक्षा 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी बुक हो, आप वहाँ से उठाइए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। समाज के अंतिम में जो एक लास्ट वीडियो आती है उसमें हम क्वेश्चन भी आपको कराएंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको सारे क्वेश्चन, जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे आपको, सारे क्वेश्चन भी आपको कराएंगे वहाँ पर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछता कहाँ से है, ठीक। सब बैक प्रीवियस ईयर के हम पेपर क्वेश्चन उठाएंगे आपको हिंदी के। तो अब बात करते हैं सेकंड नंबर की, द्विगु समास। किसकी बात करते हैं? द्विगु समास की बात करते हैं। आइए देखते हैं द्विगु समास।
चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। अभी आपने पढ़ा व्ययी भाव समास, अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। ठीक, अब बात करते हैं द्विगु समास, इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो जिस समस्त पद का पूर्व पद, समझ रहे हैं, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, क्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो, वह द्विगु समास कहलाता है। फिर से देखिए, द्विगु समास की जो परिभाषा होती है, जिस समस्त पद का पूर्व पद, मतलब पूरे, जिस समस्त मतलब पूरे पद का पूर्व पद या प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण हो, ठीक, वह द्विगु समास कहलाता है। इससे समूह या समाहार का ज्ञान होता है। समाहार का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे चौराहा, चौराहा से चारों तरफ रास्ता आकर क्या रही मिल रही है, तो समाहार वहाँ होता है। ठीक, और समूह का मतलब होता है, समझते हैं आप, समूह मतलब कोई चीज़ समूह में है, ठीक, संख्या में है। तो मोटा मोटी आपको ये मान के चलना है कि अगर द्विगु समास की बात करेगा तो आप समझिए कि वहाँ पर संख्या की बात होगी। किसकी बात होगी, संख्या की बात होगी। देखिए, जैसे अगर हम बात करें सप्त सिंधु, सप्त सिंधु पढ़ने में तो आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ हो सकता है, आपको लगे कि इसमें सप्त सिंधु की बात कर लिया हमने। तो अगर आप इसका अर्थ निकालेंगे, 7 सिंधु का समूह, सप्त सिंधु की बात करेंगे तो 7 समूहों का क्या हो गया, सिंधु हो गया। क्या आ गया यहाँ पर, सप्त का मतलब क्या होता है, 7 होता है। देखिए 7 क्या है, संख्यावाचक है, क्या है, संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, द्विगु समास हो जाएगा। अब बात करते हैं पंचवटी। ठीक, पंचवटी, देखिए पंच क्या आ गया, पंचवटी मतलब क्या होता है, बगीचा होता है, तो पंचवटी। ठीक, पंच बात कर रहे हैं, तो पंच यहाँ पे मतलब क्या होता है, 5 की, पंच मतलब क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ पर 5 क्या है, संख्यावाचक है, देखने में लग रहा है आपको। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, ठीक है, 100 वर्षों का समूह जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक शताब्दी बोलते हैं। ठीक, एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। तो शताब्दी मतलब देखिए क्या हो गया, इसमें क्या आ रहा है, संख्या का बोध हो रहा है हमको, क्या हो रहा है, संख्यावाचक आ रहा है। तो इसका क्या मतलब क्या हो जाएगा, शताब्दी का द्विगु समास हो जाएगा। सप्ताह, ठीक, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, समूह की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, सप्ताह हो जाएगा। त्रिकोण, ठीक, त्रिकोण, त्रिकोण में देखिए त्रि आ गया। त्रिकोण मतलब जहां पर तीन कोणों का बोध होता है, जहां पर कुछ ना कुछ आपको संख्या जरूर मिलेगा। त्रिकोण हो गया, त्रिभुज, त्रिभुवन हो गया, ठीक है, 3 भवनों का समूह, जहां पर त्रिभुवन हो गया। ठीक, समाहार, देखो त्रिभुवन मतलब यहाँ पर 3 भवनों का क्या हो गया, समाहार हो गया। ठीक है, दोपहर मतलब दिन में कितने पहर होते हैं, देखा जाए तो दोपहर होता है, एक सुबह का समय, एक शाम का समय होता है। तो दोपहर संख्या का बोध हो रहा है। आप सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे सटीक तरीका जो होता है इसका लगाने का, द्विगु समास का, वहां पर आपको कुछ ना कुछ संख्या जरूर मिलेगा। नवरत्न हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, चौराहा मतलब जहां पर 4 रास्तों का समाहार हो रहा हो। ठीक, सप्तद्वीप हो गया, नवरत्न हो गया, नवरात्र हो गया, देखिए 9 दिनों का समूह जिसको बोलते हैं हम लोग नवरात्र। त्रिफला हो गया, फलों के समूह को हम लोग त्रिफला बोलते हैं। तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समूह जो होता है तिरंगा होता है। 4 पाई, जिसमें 4 पाए होते हैं। ठीक, दोराहा, दोराहा जहां पर दोराहों का क्या हो रहा है, समाहार हो रहा है। अठन्नी, समझ रहे हैं आप, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अठन्नी। ठीक, दुसूती मतलब 2 सूतों का समूह हो गया। तो कुल मिला के आपको ये पता करना है, यहाँ पर देखना है कि द्विगु समास की अगर बात करेगा तो आप सबसे पहले ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन में आपको ये तो नहीं लग रहा है कि कहीं पर संख्या है। जो भी संख्यावाचक आ जाएगा वहां पर हम लोग संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, संख्या की बात करेंगे। वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। सबसे सटीक तरीका जो होता है समास में, द्विगु समास का, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ संख्या का बोध होता है। परिभाषा आपके सामने लिखी है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक या विशेषण हो, वह क्या होता है, द्विगु समास कहलाता है। ठीक, इस समूह, इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में भी देखा ही है। बताइए कोई डाउट यहाँ तक तो? ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो समास बचे हुए हैं उसको पढ़ेंगे। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने पढ़ा कि अव्ययी भाव समास क्या होते हैं, उसके एग्जांपल देखें, समास क्या होता है, समास में किस किस चीज़ का यूज करते हैं हम लोग, समास विग्रह क्या होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग अव्ययी भाव समास की बात किए, उसके बाद फिर द्विगु समास की बात किए। अब बात करेंगे आगे हम जो समास बचे हुए हैं, जैसे तत्पुरुष समास हो गया। हाँ, तत्पुरुष समास की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम कारक की बात करेंगे आपसे। ठीक, वहाँ पर कर्ता नहीं होता है, कारक से बात करेंगे हम लोग। ठीक है, क्रिया से, प्रथमा कर्ता कर्म को। ठीक, जो कारक आप पढ़े नहीं है लेकिन वहां पर हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। ठीक, कारक क्या होते हैं, प्रथमा कर्ता नहीं, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थ संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने में। ठीक, जहाँ पे संबंध होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यूज होंगी तत्पुरुष समास में, जो आगे हम पढ़ाएंगे भी आपको। कारक तो अलग से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन वहाँ पर हम जो यूज होगा उसको थोड़ा आपको हम बता के चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों समास में कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, बस आपको केवल पढ़ते हुए चलना है। चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए, मज़ा आएगा आपको, और आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। जो चीज़ें बता रहे हैं, जैसे द्विगु समास हमने बता दिया कि इसमें संख्या का बोध होगा। कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए जहाँ पर संख्या ना मिल रहा हो आपको। देख लीजिए, हर जगह हर एग्जाम्पल में आपको संख्या का बोध होगा, बस उसका आपको सही अर्थ पता होना चाहिए।
सही मतलब पता होना चाहिए उसका, ठीक है। त्रिफला हो गया, तिरंगा हो गया, चारपाई हो गया, ठीक, ये दोराहा हो गया, सप्त सिंधु हो गया, पंचवटी हो गया, आपको तमाम एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।